वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 के टॉपिक में ICAP की ऑटम 2022 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है रोम्बस लिमिटेड और इसका पार्ट 2 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को जरा केयरफुली पढ़ेंगे कि रोम्बस लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी ऑफिस इक्विपमेंट हैज एंटर्ड इनटू फॉलोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बेसिकली यहाँ पर ये एक कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि एक जो पार्ट 1 था इसका उस पर हम ऑलरेडी आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर कर चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। अब ये ईयर एंड हमें पता चल गया। फिर है कि ऑन 1 जनवरी 2022 RL एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्रीसेंट लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट 3D प्रिंटर्स। तो 10 यूनिट्स हैं, ये ध्यान में रखेंगे। द कॉस्ट एंड स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर आर एज फॉलो, जिसमें हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है प्रिंटिंग का, सॉफ्टवेयर अपग्रेड है नेक्स्ट वर्जन पे, और मेंटेनेंस सपोर्ट्स फॉर 1 ईयर है, यानी 12 मंथ के लिए। इसमें यूनिट कॉस्ट और यूनिट प्राइस भी दी हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की जो यूनिट प्राइस है वो कंबाइन दी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली ये कंबाइन सेल होते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। RL सेल्स 3D प्रिंटर हार्डवेयर अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर एज हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट द प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं ले सकेंगे, इन दोनों को कंबाइन एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर करना होगा। द 3D प्रिंटर रिमेन्स फंक्शनल विदाउट द सॉफ्टवेयर अपग्रेड, यानी सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है ये सेपरेट है। एंड मेंटेनेंस पोर्ट भी ऑब्वियसली उसके बगैर है क्योंकि वो एक टाइम लिमिट के लिए, उसके बाद उसके बगैर भी काम कर सकता है। RL सेल सॉफ्टवेयर अपग्रेड अपॉन रिलीज टू ऑल ऑफ इट्स कस्टमर, और इसलिए उसकी यूनिट प्राइस भी हमें पता है। However, RL does not provide maintenance support but went against its policy to provide it to CL। तो क्रिसेंट लिमिटेड को देने के लिए वो जरा अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट गए हैं। नॉर्मली वो मेंटेनेंस सपोर्ट नहीं देते, तो मेंटेनेंस सपोर्ट की इस वजह से हमारे पास यूनिट प्राइस अवेलेबल नहीं है। इसको हम अप्रोच वाइज देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में किसी तरीके से बताई हुई है तो उससे फॉलो करेंगे, वरना पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि हम क्या यूज कर सकते हैं। ईच यूनिट ऑफ प्रिंटर वॉज सोल्ड टू CL एट एन ओवरऑल डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ₹4 मिलियन। यानी ये सारी जो हमारी तीन प्रोमिसेज हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के, फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मेंटेनेंस सपोर्ट, ये 4 मिलियन में हम दे रहे हैं एक यूनिट। एज पर पेमेंट टर्म्स CL पेड 30% on 1 January 2022, 50% was paid at the time of delivery of printers on 1 March 2022 and remaining 20% will be paid in February 2023, जो कि आफ्टर द ईयर एंड बनता है। At year end, 80% work has been completed on new version of printing software, which is expected to be released in October 2022. Requirement ये है कि prepare necessary accounting entries for the year ended 31st August 2022. In accordance with the IFRS, no marks will be awarded on entries without dates. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IFRS 15 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि किस डेट पर कितना रेवेन्यू किस कॉन्टेक्स्ट में रिकग्नाइज किया जाएगा, इसलिए डेट्स को मेंशन करना लाजमी होता है। और एग्जामिनर की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन है कि जी अगर आप डेट्स प्रॉपर मेंशन नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा तो प्रॉपर डेट के ऊपर हम उस हिसाब से रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे होंगे। अब हमें रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमने अकाउंटिंग एंट्रीज यानी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, लेकिन ऑब्वियसली हमें उसके लिए रेलिवेंट कैलकुलेशंस भी चाहिए होंगी कि हर चीज़ का रेवेन्यू कितना बनता है, उसका रेवेन्यू किस हिसाब से रिकग्नाइज होना चाहिए एंड सो ऑन। तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमारे पास 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है और इसमें ये 4 मिलियन की अमाउंट है जिसको हमने एलोकेट करना है। तो इस एलोकेशन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हम एक वर्किंग बनाएंगे जिसमें हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस रखेंगे और फिर उससे एलोकेशन करेंगे, जिस तरह हम कई बार रूटीन में करते हैं। तो इस वर्किंग के अंदर हम सबसे पहले हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर को शामिल करेंगे। इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हार्डवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट द प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसको अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर नहीं करेंगे, इसको एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसीडर किया जाएगा। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और इसकी जो यूनिट प्राइस है स्टैंड अलोन वो 3600 है, ये हम नोट कर लेते हैं। फिर सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो सेल करते हैं अपॉन रिलीज, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट अपग्रेड के बगैर भी वो फंक्शनल रहता है, इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट है। और 500 इसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है, ये नोट कर लेते हैं। थर्ड आइटम हमारे पास मेंटेनेंस है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मेंटेनेंस
सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, ना ही मेंटेनेंस की कोई प्राइस हमारे पास अवेलेबल है। अब मेंटेनेंस सपोर्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैसे मालूम करें? तो जहां पे प्राइसेस ऑब्जर्वेबल हों वो उसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्लियरली है क्योंकि वो प्रोवाइड ही नहीं करते, तो ऑब्जर्वेबल प्राइसेस तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच यूज करें या रेजिडुअल जो है अप्रोच यूज करें। यहाँ पे रेजिडुअल अप्रोच भी जो है वो रीजनेबल नहीं लग रही, क्योंकि ऑलरेडी 3600 और 500 मिलाकर 4100 बनते हैं, जो कि 4 मिलियन से ज्यादा है। तो रेजिडुअल अमाउंट की अप्रोच भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, तो हमें मार्जिन की तरफ चलना चाहिए और मार्जिन फाइंड आउट करना चाहिए। तो दो आइटम्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट और प्राइस हमें दी हुई है और उससे हम इनके मार्जिन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम एक और वर्किंग बनाएंगे जिसमें मार्जिन कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस मेंटेनेंस की निकालने के लिए, जिसमें हम सेल प्राइस, कॉस्ट और मार्जिन देखेंगे। अब इसके लिए हम पहले देखते हैं हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर को। अगर इसमें आप नोटिस करें तो सेल प्राइस गिवन है 3600, कॉस्ट 1800 और 720, कंबाइन कर लें तो ये 2520 बनते हैं। तो सेल माइनस कॉस्ट हमारे पास मार्जिन आ जाता है 1080 का, जो कि सेल प्राइस की परसेंटेज के तौर पे देखें तो 30% बनता है। सिमिलरली अगर हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात करें तो 500 उसकी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट 350 है। इसका मतलब है कि 150 का मार्जिन है और इस 150 के मार्जिन को 500 की सेल प्राइस की परसेंटेज के तौर पे लें तो 30% बनता है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस की सेलिंग प्राइस भी जो है वो 30% के हिसाब से कैलकुलेट की जा सकती है। अब अगर आप नोट करें तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो गिवन है 210। तो 210 जो है इसमें 30% मार्जिन है, इट मींस के कॉस्ट 70% होगी। तो 210 की अमाउंट को अगर हम 70% से डिवाइड कर दें, यानी 210 को 70 से डिवाइड करें तो आपके पास 1% वैल्यू आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% वैल्यू आ जाएगी, जो कि सेल प्राइस होगी। तो मेंटेनेंस की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो बनती है 300। ये 300 हम ऊपर अपनी वर्किंग वन के अंदर नोट कर लेंगे और इससे जो टोटल हमारे पास बनता है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस का वो बनता है 4400। एलोकेशन हमें कितने की करनी है? जो हमें एक यूनिट की प्राइस मिल रही है वो मिल रही है 4 मिलियन की, तो एलोकेशन हमें 4000 की करनी है। लेकिन अगर हमारे पास हर आइटम की वैल्यू भी है और टोटल वैल्यू भी है तो 4000 को हम प्रोपोर्शनेट एलोकेशन कर सकते हैं। तो 3600 डिवाइडेड बाय 4400 इंटू 4000, 3273। इसी तरह 500 डिवाइड बाय 4400 इंटू 4000, 454। और इसी तरह 300 डिवाइड बाय 4400 इंटू 4000, तो ये हमारे पास आ जाता है 273। तो इस हिसाब से हमारे पास एलोकेशन आ गई। अब एलोकेशन के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस चीज का रेवेन्यू किस हिसाब से रिकॉग्नाइज होगा। तो रेवेन्यू रिकग्निशन को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम हार्डवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। अगर हम नोटिस करें तो ये एक पॉइंट इन टाइम पर ही डिलीवर किए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिलीवरी होनी है प्रिंटर्स की और सॉफ्टवेयर उसके साथ शामिल होगा, तो ये एक खास दिन पर आप डिलीवर कर रहे हैं। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी है वो पॉइंट इन टाइम पर होगी, जो कि 1 मार्च की बनती है। और एक आइटम 3273 का है और हम जो टोटल सेल कर रहे हैं वो 10 यूनिट्स हैं, तो 3273 इंटू 10 यूनिट्स 32730 बन जाता है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात करते हैं अगर, तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो है वो उस पर 80% वर्क कंप्लीट है, लेकिन ये हम कस्टमर के लिए नहीं बना रहे। हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड जो होगा वो अपने तमाम कस्टमर्स को देंगे, यानी ये सेम क्रिसेंट लिमिटेड के लिए नहीं बन रहा कि जी सिर्फ इनके लिए बन रहा हो। ये तो हम जर्नल बना रहे हैं और वो फिर सारे कस्टमर्स को रिलीज कर देंगे। तो ये कस्टमर का एसेट नहीं है, ये हमारा एसेट है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारी ऑब्लिगेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब हम इसको रिलीज करेंगे कस्टमर को। तो ये जो 80% है इस हिसाब से इसे ओवर टाइम रिकग्नाइज नहीं करना, आपने इसको रिकग्नाइज करना है पॉइंट इन टाइम पे। और इसका पॉइंट इन टाइम क्या होगा? अक्टूबर, जो कि ईयर एंड के बाद आएगा और तब आप उसको डिलीवर कर रहे होंगे। तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड पॉइंट इन टाइम पर होना चाहिए अक्टूबर में, और क्योंकि अभी तक ईयर एंड तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम ईयर एंड तक इसकी कोई भी अमाउंट रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। फिर तीसरी चीज आ जाती है मेंटेनेंस सपोर्ट। अच्छा, मेंटेनेंस सपोर्ट जो है वो है 273। ये मेंटेनेंस सपोर्ट ईयर की है, जनरली नेचर ही मेंटेनेंस सपोर्ट की है कि ये टाइम बेसिस पर दी जा रही है। तो जितना टाइम गुजर गया उस हिसाब से हम इसकी परसेंटेज कंप्लीशन देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर नोट करें तो 1 मार्च
को हम डिलीवर कर रहे हैं और यहाँ से मेंटेनेंस शुरू होगी। तो मार्च से लेकर अगस्त तक 6 मंथ का टाइम गुजर जाता है, तो ये ओवर टाइम हम रेकग्नाइज करेंगे मार्च टू अगस्त, और इस हिसाब से 273 का 1 यूनिट का बनता है, टोटल 10 यूनिट है, और 6 मंथ की हम आउट ऑफ 12 मंथ्स रेकग्नाइज करेंगे, तो ये अमाउंट बनती है 1365। तो पहला स्टेप तो हमारे लिए यही था कि हम ये वर्किंग जो है वो इस्टेब्लिश करें, और इसमें से अब जो हमारे पास वर्किंग 3 फाइनल हो जाएगी, ये हमें जर्नल एंट्रीज करने में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट स्टेप हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए हम फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो 1 जनवरी को हुआ है, और उन्होंने कहा है कि 30% 1 जनवरी को ही उन्होंने पेमेंट भी कर दी है। 4 मिलियन का 1 यूनिट है, 10 यूनिट डिलीवर हो रहे हैं, 30% अमाउंट हमें रिसीव हो रही है। तो 1 जनवरी को जो हमें पैसे रिसीव होंगे वो 4 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से 10 यूनिट्स इंटू 30% होंगे, और इस दिन तक तो हमारी कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे। इसके बाद जो डेट आती है वो रेलिवेंट है 1 मार्च 2022, और इस दिन डिलीवर हो रहे हैं हार्डवेयर प्लस प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर। इस दिन 50% पैसे भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जो पैसे मिल रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमें बैंक में रिसीव होगा 4 मिलियन इंटू 10 यूनिट्स, और उसका 50% अमाउंट जो कि 20 मिलियन बनती है, 20 यहाँ पे फिगर इन 1000 है, तो अकॉर्डिंगली 20,000 हम शो कर देंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमारा रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा। तो रेवेन्यू देखें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बनता है 32730, और यही हम रिकॉर्ड करेंगे। अब पैसे 20,000 मिल रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, रेवेन्यू ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो ये हमारी 12,000 की थी ये भी एडजस्ट हो जाएगी। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। स्टिल डेबिट साइड पर 730 शॉर्ट हैं, क्योंकि डेबिट साइड पर 32,000 बन रहा है और क्रेडिट साइड पर 32730 बन रहा है। तो 730 जो शॉर्ट हैं इनको हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर हमारा अनकंडीशनल राइट क्रिएट हो गया तो रिसीवेबल, और अगर अनकंडीशनल राइट नहीं है, कोई और भी कंडीशंस हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट। रिसीवेबल ज़्यादा सूटेबल होगा, लेकिन दोनों मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो एक तो देखें जो अक्टूबर में होना है या पेमेंट फरवरी में मिलनी है नेक्स्ट ईयर की, ये तो ईयर एंड के बाद है। अब हमें जानना है कि ईयर एंड तक पोजीशन क्या होगी। ईयर एंड तक पोजीशन ये होगी कि अगस्त तक 6 मंथ गुजर चुके होंगे और हमें 1365 का फर्दर रेवेन्यू मेंटेनेंस का रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये हम 31 अगस्त को रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, और 1365 का मेंटेनेंस का रेवेन्यू हम रिकग्नाइज कर लेंगे। तो सिंपली अगर आप देखें तो ये 9 मार्क्स के लिए जस्ट 3 जर्नल एंट्रीज हैं जो हमें पास करनी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं और कॉन्सेप्चुअल हैं, जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।